प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं जिसका नाम है बातें सितारों की। और बातें सितारों की इस शो में हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के संगीत जगत के सबसे बड़े सितारे या यूं कहें गॉड ऑफ म्यूजिक मोहम्मद रफी साहब की। दोस्तों, ना सिर्फ एक कमाल के गायक थे बल्कि एक कमाल के भारतीय नागरिक भी थे। दोस्तों, फर्ज कीजिए आप एक ऐसी कौम से बिलोंग करते हैं जिसके नाम पर एक देश बनाया जा रहा हो। जी हाँ, मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूँ। ये बात है सन 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था और मोहम्मद रफी साहब ने अपनी पहली फिल्म में गाना जिस फनकारा के साथ गाया था वो थी नूर जहां जी। नूर जहां जी जो खुद एक बहुत अच्छी अदाकारा थी, साथ ही साथ बहुत अच्छी गायिका भी थी। उन्होंने ये फैसला ले लिया था और उनके अलावा सआदत हसन मंटो और कई ऐसे बड़े बड़े मुस्लिम फनकार थे जो धार्मिक तौर पे मुसलमान थे। हालांकि सोच के मामले में वे सभी सेक्युलर थे, लेकिन उस दौरान ऐसा कम्युनल और सांप्रदायिक माहौल बन चुका था कि भारत में रहने वाले कई मुसलमान यह सोचते थे कि शायद पाकिस्तान जो उनका अपना देश वहां पर बनने जा रहा है वो हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। ऐसे दौर में जब ये बात चलने लगी कि पाकिस्तान एक नया देश है, वहां पे अगर जाएंगे यहाँ के फेमस कलाकार तो उन्हें बड़ी उपाधि, बड़ी जगह, बड़ी पदवी दी जाएगी। और ऐसा हो भी रहा था, क्योंकि उस वक्त की पाकिस्तान में बनने वाली सरकार यह दावा करती थी कि जितने ज्यादा लोग पाकिस्तान में आएंगे और अगर वो ऊंचा स्थान रखते हैं भारत में तो उसे उससे भी ज्यादा बड़ा सम्मान पाकिस्तान में दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद रफी साहब जो कि अपना करियर शुरू कर चुके थे और हिंदी सिनेमा जगत में ठीक ठाक नाम बना चुके थे, दिलीप कुमार साहब के लिए गाना भी गा चुके थे और उनका नाम अच्छा खासा रेडियो में आने भी लगा था। लेकिन ऐसे वक्त पे ये तय कर लेना कि मैं अब किस देश में जाऊंगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। जॉन एलिया नाम के एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं, बहुत बड़े शायर रहे हैं, बहुत महान शायर रहे हैं। उन्होंने भी तय किया था कि मैं पाकिस्तान जाके रहूंगा। उनकी अपनी वजूहात रही होगी, लेकिन उनकी शायरी में हमेशा अमरोहा का जिक्र होता रहता था कि अमरोहा और उसके अमरूद। हिंदुस्तान की बात यही है कि यहाँ की मिट्टी में जो एक बार पैदा हुआ और जो सन गया वो कभी भूल नहीं पाता इस देश को। ये खास बात है हमारे भारत देश की। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी रफी साहब के लिए फैसला करने की कि कहाँ जाएं। उसके अलावा कई ऐसी बातें थी जो उनके मन में थी, क्योंकि वे कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान में बहने वाली हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के संगीत, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर से प्रेम करते थे। कहने को वो एक अपनी कौम से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी सोच सभी कौम्स में थी। उनकी सोच सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदायों के लिए एक सी थी और वो सभी को समान सम्मान देते थे। इसलिए रफी साहब ने सन 1947 में यह फैसला किया कि लाहौर जो कि पहले हिंदुस्तान में था और बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान में जा चुका है और उनका परिवार वहीं पर फंसा हुआ था, बम्बई में जैसे तैसे गुजारा कर रहे रफी साहब ने उस वक्त यह तय किया कि मैं अब अपना आगे का जीवन हिंदुस्तान में ही बिताऊंगा। और हिंदुस्तान में जीवन बिताने के लिए उन्होंने जैसे तैसे करके दंगे और फसाद के उस माहौल से निकालकर अपने परिवार को लाहौर से बम्बई बुला लिया और यहीं रखा। और अपने साथ सिर्फ रखा ही नहीं, हिंदुस्तान के प्रति प्रेम जो था उनका इस कदर उमड़ कर निकल कर आया कि भारत और चीन का जब युद्ध हुआ दोस्तों, तो हमारे भारतीय सैनिक भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए रफी साहब स्वयं चीन और भारत के होने वाले युद्ध स्थल पर जाकर थोड़ी दूरी पर तकरीबन 14 फुट ऊंची जगह पर खड़े रहकर भारतीय सैनिकों के लिए उन्होंने प्रोग्राम्स किए और अपनी आवाज में जोशीले गाने गाए। उन जोश को लेकर हमारे भारतीय सैनिकों ने बुलंदी से चीनी सैनिकों का सामना किया। मोहम्मद रफी साहब सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, एक सच्चे देशभक्त भी थे। इसलिए तो उनकी आवाज में गाया हुआ वो गाना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों एक ऐसा गाना है जिसे सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिल्म शहीद का वो गाना, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में सर तक कटा जाएंगे। इसलिए फिल्म शहीद का मनोज कुमार पर फिल्माया गया वो गाना जिसमें भगत सिंह की भूमिका मनोज कुमार साहब ने निभाई थी, गाने के बोल आपने सुने होंगे, ए वतन हमको तेरी कसम। कहते हैं ना दोस्तों, किसी महान शख्सियत में महान कहलाने वाला कोई एक गुण नहीं होता, सर्वगुण संपन्न वो व्यक्ति होता है। तो इसी तरह रफी साहब थे दोस्तों। वो दौर जो ग्लैमर की दुनिया का था, वो दौर जो चकाचौंध का था, उसमें भी रफी साहब पूरी शालीनता से जीते, बिना किसी शो ऑफ के, बिना किसी को कोई ईगो दिखाए, बिना किसी के सामने कोई लालच दिखाए, अपने काम को चुपचाप करते, अपने घर आ जाते और यह एहसास भी नहीं होने देते कि ये जो शख्स रिकॉर्डिंग से घर लौटा है ये कुछ कमाल गा कर लौटा है।
रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स हम आपको अगले एपिसोड में और सुनाएंगे दोस्तों।